नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्विस संघीय परिषद के विलक्षण विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। संघीय परिषद के संगठन, उसकी रचना, उसकी शक्तियों का अध्ययन करते हुए हमें यह अनुभव हुआ है कि यह एक विचित्र प्रकार की विलक्षण कार्यपालिका है। यह न केवल अपने स्वरूप में विलक्षण है, वरन अपने कार्यों के संदर्भ में भी विलक्षण है। इसके स्वरूप की विलक्षणता इसे अन्य सभी देशों से बिल्कुल अलग स्वरूप प्रदान करती है। यह न तो अमेरिका जैसी है, न इंग्लैंड की तरह है, न किसी अन्य फ्रांस इत्यादि देशों की तरह है। दुनिया के बहुत से देश हैं जिनके कार्यपालिकाओं की विशेषताएं एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, किंतु दुनिया में स्विट्ज़रलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अनोखी विशेषताएं उसे अलग ही महत्व प्रदान करती हैं। इसके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए इसकी विलक्षणताओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है, जिसका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अनुरूप कर सकते हैं। इसकी पहली विशेषता है कि स्वरूप की दृष्टि से न तो ये पूरी तरह से संसदात्मक है और न ही पूरी तरह से अध्यक्षात्मक है, वरन यह अर्ध अध्यक्षीय अर्ध संसदात्मक सरकार है, क्योंकि इसमें न तो पूरी तरह से दोनों पद्धतियों के सभी लक्षण विद्यमान हैं और न ही इनमें दोनों ही पद्धतियों की विशेषताएं पूरी तरह से अनुपस्थित है, वरन जो दोनों में अच्छा है उसे स्विट्ज़रलैंड ने स्वीकार कर लिया है। संसदात्मक शासन के दृष्टिकोण से इसमें संसदीय उत्तरदायित्व पाया जाता है और हमने देखा ही है कि संघीय परिषद को संघीय संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। संघीय परिषद अपना वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष रखती है, उसे रखना होता है। यह उसका दायित्व है कि वह अपने कार्यों से संघीय संसद को निरंतर अवगत करवाए। जब संघीय संसद की बैठकें होंगी, उन बैठकों में इन्हें अवश्य उपस्थित होना पड़ता है। संघीय संसद के सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, विभिन्न विभागीय कार्यों की जानकारी देनी पड़ती है, अपना वित्तीय प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना होता है। इस तरह से अपने कार्यों के लिए यह पूरी तरह से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। किंतु यह इंग्लैंड की उस कमी से दूर होती है जिसके अंतर्गत संघीय संसद संघीय परिषद को समय से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव या अन्य किसी भी तरह से हटा नहीं सकती और इस तरह से उस अस्थिरता के दुर्गुण से मुक्त रहती है जो संसदात्मक शासनों में सरकार के ऊपर लटका रहता है। किंतु यदि अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता के अनुरूप यदि इसमें कोई लक्षण खोजें तो वह यह है कि अध्यक्षीय व्यवस्थाओं में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को समय से पूर्व अपने पद से हटा नहीं सकती और ये दोनों ही गुण स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। यद्यपि स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद का चुनाव संघीय सभा ही करती है, किंतु फिर भी एक बार जब, और सामान्य परंपरा यही है कि संघीय संसद के सदस्यों में से ही संघीय परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
इसका अर्थ यह है कि जब राष्ट्रीय सभा के आम चुनाव होते हैं, जब राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन होता है, तो सामान्य परंपरा यह है कि उन निर्वाचित सदस्यों में से ही इनका चुनाव होगा। इसका अर्थ यह है कि इंग्लैंड की तरह प्रत्येक व्यक्ति को संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचनों में भाग लेना पड़ेगा, किंतु अमेरिका की तरह ये उसके सदस्य नहीं होंगे। और इसकी प्रक्रिया यह है कि जब उन्हें संघीय परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित कर लिया जाता है, तो इनका पहला काम होता है संघीय संसद के निम्न सदन अर्थात राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र देना। इस तरह से वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण हो जाता है। किंतु यह पूरी तरह से पृथक होने के बाद भी अपने कार्यों में अलग नहीं रहती और इसका उत्तरदायित्व संसद के प्रति निरंतर बना रहता है। किंतु स्थायित्व की दृष्टि से यह अमेरिका के समान है, जहाँ पर एक बार संघीय परिषद का गठन हो जाने के बाद 4 वर्ष की समयावधि से पूर्व इन्हें किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता। इस तरह से इसके स्वरूप में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रणालियों के गुण विद्यमान हैं और दोनों के ही अवगुणों से मुक्त है। दूसरी विशेषता है बहुल कार्यपालिका। यह विशेषता इसे बहुत ही विलक्षण स्वरूप प्रदान करती है। स्विट्जरलैंड की जो सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है, वो इस बहुल कार्यपालिका के 7 सदस्यों में निहित रहती है और इन 7 सदस्यों में सामूहिक रूप से निहित रहती है। स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति है वो इसी बहुल कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, किंतु राष्ट्रपति के नाते उसे कोई अन्य विशेष शक्तियां नहीं दी गई हैं, वरन वह केवल एक औपचारिक प्रधान मात्र होता है। संघीय सरकार एक सामूहिक सत्ता है और इसमें कोई ऐसा केंद्र नहीं है जिसमें सभी कार्य केंद्रित रहेंगे और कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो किसी अन्य विभाग से अधिक महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण है। यहाँ केवल 7 महत्वपूर्ण विभाग हैं और सातों ही विभाग किसी भी सदस्य के पास रह सकते हैं। पिछले संविधान तक ऐसा होता था कि जो विदेश विभाग है वो सरकार के वरिष्ठतम सदस्य के पास होता था या जो राष्ट्रपति था उसके पास होता था, किंतु इस व्यवस्था को इसलिए बदल दिया गया ताकि कार्य की दक्षता या विशेषज्ञता बनी रहे और जो विदेश विभाग पिछली सरकार के किसी कार्यपालिका के संघीय परिषद के सदस्य के पास था, वह निरंतर उसी के पास बना रह सकता है। इस प्रकार से वहाँ ऐसा कोई भेद नहीं है कि कोई विभाग किसी वरिष्ठ सदस्य को दिया जाएगा या कोई विभाग किसी कनिष्ठ सदस्य को। विभाग बिना किसी राजनीतिक दलबंदी के, बिना किसी प्राथमिकता के सभी सदस्यों में कार्यकुशलता और विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर ही बंटे रहते हैं। अगली विशेषता है निर्दलीय कार्यपालिका। इसका चरित्र पूरी तरह से निर्दलीय होता है, जिसका अर्थ यह है कि स्वरूप की दृष्टि से इसमें स्विट्जरलैंड की सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो जाता है और सभी राजनीतिक दलों के सदस्य जब एक बार संघीय सभा के सदस्य बन जाते हैं तो वे समूह भावना के आधार पर ही कार्य करते हैं, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए, जैसा कि अन्य देशों में पाया जाता है। इसलिए यहाँ राजनीतिक दलबंदी देश की व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली नहीं है, वरन देश में
प्रजातांत्रिक प्रवृत्तियों को मजबूत बनाने वाली है। अगली विशेषता है, यह एक विशेषज्ञों की कार्यपालिका है। और इसका अर्थ यह है कि संघीय परिषद के सदस्य पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि वे बार बार नहीं चुने जाएंगे। इसलिए संघीय परिषद के सदस्य जब एक बार चुन लिए जाते हैं तो वे बहुत ही लगन और पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं, जिसके कारण उन्हें कार्यों की विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त हो जाता है और वे बार बार जब तक वे चाहें तब तक चुनाव लड़ते रहते हैं और बार बार संघीय परिषद में उन्हें सदस्य बना दिया जाता है। इस प्रकार अपनी लंबी कार्यावधि के कारण वे अपने अपने विभागों की विशेषज्ञता अर्जित कर लेते हैं और उन्हें बार बार वही विभाग दिया जाता है। विशेषज्ञों की यह जो समिति है ये स्विट्ज़रलैंड के लिए बहुत ही लाभ का प्रशासन प्रदान करती है। अगली विशेषता है स्थायी कार्यपालिका। संघीय परिषद के सदस्य 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल निश्चित और स्थायी होता है। संघीय संसद उनके कार्यों की खुलकर आलोचना भी करती है, किंतु इस आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि वह उसे उनके पदों से पदत्याग करने के लिए बाध्य करेगी। बार बार पुनर्निर्वाचन के कारण इनका कार्यकाल बहुत ही लंबा हो जाता है और इस प्रकार से ये न केवल विभिन्न विभागों के अपने सर्वोच्च मंत्री होते हैं, किंतु वे प्रशासनिक अधिकारियों की तरह भी कार्य करते हैं और इनके अधीन काम करने वाले अधिकारी इनसे अधिक विशेषज्ञ नहीं होते। अगली विलक्षण विशेषता है नेतृत्व विहीन कार्यपालिका। अर्थात कार्यपालिका एक सामूहिक सत्ता है, कोई भी किसी का नेतृत्व नहीं करता। औपचारिक रूप से बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जरूर होते हैं, किंतु वे अन्य सदस्यों के ऊपर अपने नेतृत्व का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। विभिन्न विभागीय निर्णय ये सभी सदस्य अपने अपने विभागों के प्रधान के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक लेते हैं और वे एक दूसरे का परामर्श प्राप्त करते हैं, किंतु यह परामर्श प्राप्त करने के लिए उनमें किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। न ही राष्ट्रपति का किसी भी प्रकार से कोई विशेष अधिकार है और न ही उसे विधेयकों के संबंध में किसी भी प्रकार का निषेधाधिकार या वीटो है। इस तरह से यह कहा गया है कि स्विट्ज़रलैंड में कोई राष्ट्रपति नहीं होता, जिसका अर्थ यह है कि स्विस सरकार को किसी भी प्रकार का वास्तविक शक्ति धारक इकलौता राष्ट्रपति प्राप्त नहीं है। अगली विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। संसदात्मक शासन की व्यवस्था होती है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल या सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद का अविश्वास प्राप्त होने पर उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ता है। उस प्रकार के बाध्यकारी सामूहिक दायित्व का यहाँ पर निश्चित रूप से अभाव है, किंतु वे समूह भावना से अवश्य काम करते हैं और उनकी समूह भावना इस दृष्टिकोण से बहुत ही प्रशंसनीय है कि यद्यपि वे सभी अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों में जो प्रतिस्पर्धा होती है वो प्रतिस्पर्धा संघीय सरकार की सदस्यता प्राप्त करने के बाद इनमें समाप्त हो जाती है और यह केवल देश के बारे में सोचते हुए और राष्ट्रीय प्रेम के वशीभूत होकर के ही कार्य करते हैं। और अंतिम विशेषता है अनोखी कार्यपालिका। इसका अर्थ यह है कि इसका अनोखापन
इन सभी बिंदुओं का निचोड़ है। यह न संसदात्मक है न अध्यक्षात्मक है। यहाँ पर उत्तरदायित्व है किंतु साथ में स्थायित्व भी है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति अंतिम सत्ता नहीं है, वरन बहुत से व्यक्तियों का समूह अंतिम सत्ता है। यहाँ की सरकार में सभी राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, किंतु वे आपस में विवाद नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। यहाँ पर कार्यपालिका अपने अपने कार्यों की विशेषज्ञ होती है और एक बार चुने जाने के बाद वे 25-30 या इससे भी अधिक वर्ष तक लगातार अपने पद पर बने रहते हैं, किंतु फिर भी इनका जीवन बहुत सादा होता है। इन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता है, फिर भी ये प्रसन्न रहते हैं और ये लगातार कार्य करते रहते हैं। इस तरह से स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार है वो विभिन्न उत्तम लक्षणों से युक्त है, न कि किसी प्रकार की नकारात्मकता से। और यही कारण है कि स्विट्ज़रलैंड अपनी स्वतंत्रता और अपनी तटस्थता को निरंतर बनाकर रखे हुए है। स्विट्ज़रलैंड एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है जो कि तटस्थ होते हुए भी और विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रों से घिरा हुआ होने के बावजूद भी अपना आर्थिक विकास तेजी से कर रहा है, जिसका श्रेय निश्चित रूप से इस संघीय सरकार को दिया जा सकता है। धन्यवाद।